एनसी को हटाओ, मैंने आपको लिमिट बताई थी, ओम होती है, सिंबल इसका ओमेगा होता है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया था। नाउ रेजिस्टेंस बनता किसका है, जिसमें भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस भी होते हैं, ये बनते हैं मैग्नेट से। एक मटेरियल मैग्नेट है, दूसरा मटेरियल है कांस्टेंट है, तीसरा मटेरियल क्या है, ये रेखा। ये तीन मटेरियल हम लोग प्रेफर करते हैं, पहला वाला सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट काफी कम होती है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने का रीजन मैग्नेटिक से इसलिए है क्योंकि एक तो दो ये हो गया, एक तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इससे मेरा मतलब यहाँ पर क्योंकि एक मटेरियल के रिवर्स में देखा, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ, ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से ज्यादा नहीं बदलता है, ऐसे मटेरियल से स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना पसंद है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऐसा होगा कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी मस्ट बी हाई, हम इसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी इज हाई। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ये नहीं बताया है मैंने आपको, यहाँ थोड़ा सा एड्रेस करा दी बच्चों को, रेजिस्टिविटी एक बार समझ लो। इसमें जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें एम टी स्क्वायर और टाउ, ये जो आपको इनमें सेटल करे, इसको अगर मैं हटा के मेंशन कर दूं, एल को छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया, मतलब जो डायमेंशन होता है उनको रख देते हैं। डायमेंशन के अलावा इसमें भी जो दिखते हैं आपको कांस्टेंट का जो नंबर नजर आ रहे हैं, जो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, वो आपकी रेजिस्टिविटी कहलाता है। रेजिस्टिविटी आप ऐसे समझ लो एक मटेरियल का डीएनए होता है, जैसे हमारा डीएनए चेंज हो सकता है, ऐसे कॉपर का डीएनए चेंज हो सकता है, कॉपर का रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, चाहे वो अमेरिका का कॉपर हो चाहे वो इंडिया का कॉपर, कॉपर विल रिमेन कॉपर। तो कॉपर की जो मेन फीचर होता है वो लेंथ और एरिया में नहीं है, लेंथ और एरिया का कम ज्यादा किसी भी कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो इलेक्ट्रॉन का मास है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकते, वो हर कॉपर की कितनी है वो बदल नहीं, एल्यूमिनियम की कुछ और होगी, ठीक है। तो एन स्क्वायर इंटू में टाउ, ये दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूँ, बट ऐसे मटेरियल जिनकी ये वाली वैल्यू हाई होती है ऑटोमेटिकली इनका आर भी हाई होगा, तो ऐसे मटेरियल यूज किए जाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस बनाने के लिए रेजिस्टेंस होना भी तो चाहिए, तो रेजिस्टेंस हाई होगा तब तो बना पाओगे उसका। अब लेंथ वगैरह एडजस्ट करके अगर मान लो किसी की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है लेकिन आपको रेजिस्टेंस कम ही चाहिए, तो आप लेंथ और एरिया को एडजस्ट कर दोगे, तो रेजिस्टिविटी इसका कर दिया जाता है। अगर रेजिस्टिविटी ही नहीं होती तो आप लेंथ और एरिया कितना भी चेंज कर लो, रेजिस्टेंस एवरेज मिल नहीं पाएगा, इतना बड़ा रेजिस्टेंस बना नहीं सकते। रेजिस्टेंस के लिए कंप्यूटर के अंदर लगाना तो जगह बहुत कम है, इसीलिए इतना छोटा डिवाइस बनाने के लिए उतनी हाई रेजिस्टिविटी हाई होगी तभी हाई डिजायरेबल रेजिस्टेंस मिल पाएगा कम जगह में। तो लेंथ एरिया को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि हमें डिजायरेबल रेजिस्टेंस मिल जाए। रेजिस्टेंस तो आप 5 ओम का रेजिस्टेंस कॉपर से भी बना सकते हो, 5 ओम का रेजिस्टेंस आप आयरन से भी बना सकते हो, तो फर्क इसलिए नहीं, साइज का फर्क होगा, इसका 5 ओम अलग साइज में बनेगा, इसका 5 ओम अलग साइज में, ठीक है। हमें कम से कम साइज में चाहिए तो आपकी हमें रेजिस्टिविटी हाई, ठीक है। अरे समझ में आ गया, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मैग्नेटिक का क्यों बनाया जाता है, कुछ सीखा जाता है, ये फॉर्मूला पिछली क्लास में आपको मैंने बता दिया था, आप रिवाइज हो गए। अब नया टॉपिक हमने भी शुरू करना था, ये लास्ट टाइम कमी रह गई शुरू हो गई, आज हम लोग कर रहे हैं ये सब टॉपिक करंट डेंसिटी से शुरू कर रहे हैं। करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, माइक्रोस्कोपिक आउटपुट ऑफ टेम्परेचर। अब इतना करने के बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं हम से, पिछली क्लास और आज की क्लास मिला के अब के बाद ही क्वेश्चन शुरू हो पाएंगे, क्योंकि अभी आधा पूरा है, अभी पूरा पूरा हुआ नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन में ना मान लो करंट दे रखा है, करंट डेंसिटी दे रखा है, कुछ और निकालने को बोल दिया, तो जब तक सारे टर्म्स पूरी नहीं होंगी तब तक शुरू नहीं हो पाएगा मुझे क्वेश्चन, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया। चलिए राइटन करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को दे के रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर लगा दो इसके ऊपर। करंट डेंसिटी जो होती है ये रेशियो होती है करंट और एरिया, इट इज द रेशियो ऑफ डेफिनेशन लिखो सारे, इट इज द रेशियो ऑफ
is the ratio of current it is the ratio of current flow in the wire. It is the ratio of current flow in the wire and the cross-section area and its cross-section area. Current flow in the wire and its cross-section area. Current flow कितना है? ये मेरे पास cross-section है. डायग्राम में देख लेना, ये इनको cross-section है, इसका एरिया A है. इस एरिया में से कितना करंट निकल के जा रहा है? तो इस वाली जगह पे, इस पॉइंट पे, मान लीजिए M पॉइंट है. इस M पॉइंट पे अगर आपको करंट डेंसिटी फाइंड करनी है, तो इस जगह पे जो भी एरिया है, इस जगह पे जो भी एरिया है और जो भी करंट है, दोनों. अब मान लीजिए वायर आगे जाके पतली हो जाती है, मान लीजिए वायर आगे जाके ऐसे नैरो हो जाती है, तो एरिया कम हो गया. लोग पॉइंट में करंट तो पीछे से आ रहा है, करंट तो उतना जाएगा, करंट तो द्वारा आगे कम निकल जाएगा. तो यहाँ पर एरिया कम हो गया, मान लीजिए एरिया A/2 हो गया, पर करंट तो उतना ही पास कर रहा होगा ना. तो अगर एरिया कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि इस जगह पे कम जगह पे करंट उतना ही, पर जगह तो कम होगी ना, तो डेंसिटी तो बढ़ गई ना. अब इसीलिए यहाँ डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई. तो जितना कम एरिया होगा उतनी करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. एज्यूमिंग करंट है. अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक वायर है और मैं आपको कहूँ कितने करंट डेंसिटी बताऊँ, और दूसरे बच्चे को बोलता हूँ कितने की बताऊँ, किससे आंसर आएगा? तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि कम एरिया है तो कम करंट जा रहा होगा, ज्यादा एरिया है तो ज्यादा करंट जा रहा होगा. ऑब्वियसली बात है, करंट ऐसे निकल रहा है. इतने एरिया में कम करंट है, एरिया भी कम है, ज्यादा एरिया में ज्यादा करंट है, तो यहाँ जो कम रहेगा. लेकिन अब वायर का आप क्रॉस-सेक्शन चेंज कर दोगे तो करंट डेंसिटी चेंज होगा. यहाँ वायर का क्रॉस-सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, आपका स्टडी करने का पैटर्न चेंज है. स्टडी करने का पैटर्न से नहीं होगा. लेकिन अगर आप वायर का डायग्राम चेंज कर दोगे तो करंट डेंसिटी चेंज होगा. तो दोनों का साइकोलॉजी आना चाहिए. कई बार बोलोगे कि सर आप एरिया चेंज करने से करंट डेंसिटी सेम बता रहे हो, यहाँ एरिया चेंज करने से करंट डेंसिटी चेंज करना बता रहे हो. दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है. ठीक है. तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ? एम्पीयर पर मीटर. और अगर आप चाहो तो दो बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई की जगह आपने कल वाली क्लास में इनमें डी लिखा था, आप ए को नीचे डिवाइड करोगे तो ए से कट जाएगा, तो ए का मिल जाएगा. और अगर आप देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पॉसिबल है. आप उसका भी लिख सकते हो माइनस एम जी डी. ये वेक्टर फॉर्म है. ये माइनस बेसिकली आ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है. करंट में मैग्नेटिक दिखता है. याद रखना, इसकी डायरेक्शन का एक ही फंडामेंटल रूल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की उल्टी तरफ होगा. इस डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, माइनस. तो ये भी ऐसे भी समझ सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इससे माइनस. फिर तुम्हारे पास में करंट डेंसिटी के बाद में तुम्हें मिलता है मोबिलिटी. देखा होगा, दूसरे बार लास्ट पेपर दिखा रहा हूँ. करंट डेंसिटी के बाद मिलता है मोबिलिटी. जो मोबिलिटी होता है उसको मूव से रिप्रेजेंट करते हैं. बच्चों मोबिलिटी का मतलब होता है मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल है. मोबिलिटी वर्ड इसका है कि मूवमेंट कितनी हो पाए, मोबिलिटी कितनी है, मूवमेंट कितनी मटेरियल है. तो किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो, आप इधर से प्लस कनेक्ट करते हो, इधर माइनस कनेक्ट करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव से कहा जाती है, नेगेटिव से आप इलेक्ट्रिक अप्लाई करते हो. पॉजिटिव वगैरह नेगेटिव वगैरह तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर जाएंगे. कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ड्रिफ्ट करने की कोशिश करता है. अब ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था मतलब. तो इसका फर्दर मतलब ये हुआ कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिसिटी. तो जब मैं
यहाँ से प्रोपोर्शन हटाता हूँ तो आई गेट अपॉन, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। आप ऐसे भी कह सकते हो मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो आपको आंसर में क्या मिला? आपको आंसर में मिला मीटर स्क्वायर, मीटर ऊपर चला गया, पर वोल्ट पर सेकंड। तो मोबिलिटी ये बता रही है। अब देखो इससे देखो समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट करेगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, यही हम कहना चाह रहे हैं। और मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा मोबिलिटी है, राइट। आप जो चाहते हैं कम मेहनत से ज्यादा बात करें, तभी तो आप गुड स्टूडेंट माने जाओगे ना। मतलब चार स्टूडेंट अच्छा आईक्यू वाला बच्चा कौन माना जाएगा? अच्छा जो एक स्टूडेंट है वो 10 घंटे पढ़ रहा है, दो बच्चे 10 घंटे पढ़ रहे हैं और वो मान लीजिए 70 में से 50 लेके आ रहा है, और एक बच्चा 10 घंटे नहीं पढ़ रहा, 5 घंटे पढ़ रहा है और वो भी उतने नंबर लेके आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 5 घंटे वाला बच्चा 2 घंटे पढ़ने को चाहिए होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट ज्यादा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी मोबिलिटी हाई है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से कम कर सकते हैं, इसलिए रेशियो ले रहा है, ठीक है। नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी काफी थी, वही बता दिया मोबिलिटी कितनी है। बट मोबिलिटी दो मटेरियल से सेम हो सकती है। अब मान लीजिए ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल का नाम मान लो एम है, इस मटेरियल का नाम एन है, इस मटेरियल में मोबिलिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस मटेरियल में भी मोबिलिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अगर सर दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों की मोबिलिटी सेम है, बट लेकिन इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी 20 न्यूटन पर कूलम, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी 40 न्यूटन पर कूलम, तो मेरे हिसाब से सर रिजल्ट बेटर है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा मूवमेंट हो रही है, तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा, नीचे वाले की मोबिलिटी कम मानी जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसको 20 दूंगा तो 1 थोड़ी आएगा, 1 तो कैसे भी ना हो, पॉइंट ऑफ व्यू की सेम वैल्यू पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तब कंपेरिजन होता है। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, लिखा ही है मतलब चाहना चाहिए, लिखना ये गलती से निकल जाए उसे भी चाहना बाकी देखो ऑप्शन। हाँ ये है कि मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखवाया था, E/m माइनस के साथ लिखवाया था, जो वेक्टर में लिखा था मैंने। अभी हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए बस, E/m, क्योंकि मोबिलिटी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो मेरे को माइनस का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, मोबिलिटी आ जाएगा E का होता है, ये भी फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का। इससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दो, यहाँ से समझ में आएगी मेरी बात। अगर आप कल वाली क्लास में जाते टाइम, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम हमेशा क्या हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी तक आते हैं, टाइम कम होने से सीधा मोबिलिटी में क्या फर्क पड़ा, कम हो गई ना, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो मोबिलिटी भी कम होगी, तो टेम्परेचर के बढ़ने से मोबिलिटी कम होती है। तो अब मुझे समझ में आया कि अगर टेम्परेचर के साथ मोबिलिटी का प्लॉट करूँ तो ग्राफ मुझे इनवर्स नजर आना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है मोबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। मोबिलिटी का डेफिनेशन लिखो, मोबिलिटी का रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron in a conductor, in a material, in a material to the applied electricity. So for a certain amount of electric field, electrons are drifting. So whatever drift velocity is there, that should be divided by electric field. That will give you the value of mobility. And more is the mobility, more will be the result. Better will be the current. Right? कम से कम वोल्टेज प्लस आपके ज्यादा से ज्यादा करंट है, ये व्हाट वी वांट। ऐसे मन में नया सा क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे आया तो नहीं, बट ऐसे मन में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ग्राफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आ जाए तो कैसे बनाऊं। मुझे पहली बात ही कहती है कि लोरिया डायरेक्टली को इसका फ्लो क्या रिप्रेजेंट करेगा,
म्यू को रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे क्या बताते रहे टॉपिक जितना टॉपिक पढ़ता है ये ज्यादा उसके अगला पढ़ाना है बस नहीं सीक्वेंस खराब हो गया ना समझ नहीं आता। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी समझाने को पहले फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का दोबारा लिखा भाई रेजिस्टिविटी रो। हाँ रेजिस्टिविटी के लिए मैंने आपको कहा था R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई A बताया। फिर आपको रो की वैल्यू क्या बताई M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। यूनिट क्या बताई थी ओम मीटर। ठीक है तो ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का मेन ये फॉर्मूला है। अगर फैक्टर्स जानने हैं तो ये तो इस फॉर्मूले में तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इससे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस पे डिपेंड करता है। दिस इज मेन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पहले देख लेते हैं फिर डेफिनेशन इसके बाद ही लिखेंगे। फैक्टर्स ऑन विच रो डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर जिन पर रो डिपेंड करता है आप देख सकते हो। लेंथ इसमें है नहीं एरिया भी इसमें नहीं है। एक तो सिर्फ क्या होगा नेचर ऑफ मटेरियल दूसरा है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ बताओ क्या रिलेशन है रेजिस्टिविटी। तो मास्टर क्या रहते हैं बैठे बैठे और फिर जोक चलते रहते हैं कुछ तो सीरियस बात रखा करो थोड़ी देर के लिए। क्या चल रहा है कोई जोक चल रहा है भाई बताओ भाई। ऐसा क्या डिस्कशन में तो सीरियसनेस बढ़ जाती है यार। डिस्कशन हो रहा है टेंशन और बढ़ जाती है डिस्कशन हो रहा है। अरे यार इलेक्ट्रॉन में भाग गए अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में भाग गए क्या बात करते हैं यार। अरे जब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रहता है हम तो पॉजिटिव रहते हैं। देखो ये टेम्परेचर जो है उसके बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये सिर्फ होता है कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम के साथ तो सबको पता है वही कहानी है रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और जब ये चीज कम हो जाएगी तो इसका बढ़ना ऑब्वियस है। रीजन समझ में आ गया। ये कंडक्टर के साथ ऐसा होता है पर दिमाग में वही था कि वो डेफिनेशन रह गई उसकी वो बताना चाह रहा हूँ। चलो इसकी डेफिनेशन समझने के लिए क्यू बना लो। क्यू बना के उसकी एक साइड इमेजिन कर लो 1 है लेंथ उसकी इमेजिन कर लो 1 है। अब देखो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर का ही होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर है। इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही होगा। जब 1 ही है तो सब कुछ ही 1 रहेगा लेंथ भी 1 रहेगी एक साइड का एरिया भी 1 रहेगा पूरे क्यूब का वॉल्यूम भी 1 ही आएगा। इसका एरिया भी 1 है इसकी लेंथ भी 1 है। अब सोचिए जिसकी लेंथ भी 1 हो उसका एरिया भी 1 हो उसका रेजिस्टिविटी क्या आएगी उसकी रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आएगी। तो अगर आपके पास में अगर आपको सपोज करो कि इस पेन की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो इसको पिघला के एक क्यूब बना लो। एक क्यूब बना लो जिसकी साइड कितनी होनी चाहिए यूनिट साइड होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 मीटर ले लो जिस भी यूनिट में करना है आपने। तो
1 सेंटीमीटर का क्यूब बना लिया मान लो मैंने इसका। अब उसका मैं रेजिस्टेंस मेजर कर दूंगा। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा? आर सिंपल है मेजर करना, वोल्टेज अप्लाई करूंगा, उसके पास से जितना करंट पास कर रहा है वोल्टेज को डिवाइड आर निकल आएगा। मैं कह रहा हूँ जो आर आएगा ना वही आपका रो होगा, समझ में आ रहा है? लेकिन उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, यानी यूनिट क्यूब होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो आर निकालना, तो आर तो बड़े तरीके से निकाल सकते हैं, आर निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आर आएगा वही रेजिस्टिविटी होती है। तो यही फॉर्मूला कह रहा है ना, अगर ये लेंथ भी बना है एरिया भी बना है तो जो रो होगा वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो आर मैं बड़े सारे तरीके से निकाल सकता हूँ, वो मेरा आर होगा वही मेरा रो हो जाएगा। इस तरह से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी करते हैं और इस तरह से हम इसको फाइंड भी करते हैं कई बार। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल देता हूँ। It is defined as the समझ रही है ना, हमारा सेव कर रहे हैं ना हमसे। It is defined as the resistance of, it is defined as the resistance of a cubic material, resistance of a cubic material, resistance of a cubic material of unit length, cubic material of unit length, cubic material of यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब या तो 1 मीटर लेंथ रख लो या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, जिस यूनिट में आपको फाइंड करना है उस यूनिट में आप निकाल पाओगे। ठीक है, ओके, ये तो हो गया रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन। होपफुली आपने सारा नोट करना होगा। एक चीज और लिखवा दूं फिर आप सारी नोट करना। एक दो चीजें छोटी छोटी इसी से रिलेटेड है, जैसे कि ना हम सब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिटेल में बात करना चाहते हैं, अगर तो आप ये वाला पेज रेफर कर लेना। इस पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन या तो कंडक्टर से रिलेटेड आएगा या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आएगा, दोनों का दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं तीसरा भी बनाऊंगा अभी, पहले तो कंडक्टर बना लेते हैं, दूसरा मटेरियल सेमीकंडक्टर बना लेते हैं, तीसरा मटेरियल फिर एलॉय रख लेंगे, एलॉय को अगले पेज पे ले लेंगे। कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो हमने अभी अभी देखा उसकी रेजिस्टिविटी राइज करती है। एक्सप्लेनेशन हमारे पास में है, ध्यान से बैठिए। और अगर हम सेमीकंडक्टर का करते हैं तो उस केस का रिजल्ट्स अलग आते हैं। सेमीकंडक्टर में बिल्कुल रिवर्स आता है, देखो रेजिस्टिविटी था ना, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी ऐसे जाती है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल उल्टा रिलेशन है, एक में इंक्रीजिंग एक में डिक्रीजिंग। तो एक्सप्लेनेशन का भी जस्टिफिकेशन बिल्कुल अलग है, लेकिन फॉर्मूला वो यूज करना है, m/n e² टाउ, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ऑल्दो इसको एक्सप्लेन करने के बहुत नए नए फॉर्मूलाज हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन हैं, और है ही नहीं हमारे सिलेबस में ही नहीं है। आप अभी कॉलेज में नहीं हो कि आपको ये सब बताए, लेकिन और है भी इसी से रिलेशन जो है उतना ही करना है। अब देखिए होता क्या है सेमीकंडक्टर में, इसका तो समझ आ गया था ना, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टकराते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जो आपने ऊपर वाली साइड में लिखी हुई है, इसका एक्सप्लेनेशन वाला लिखा हुआ है। इसका नहीं लिखा हुआ, इसका भी लिख लेते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बच्चों जो सेमीकंडक्टर का ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल, कोई भी एक बेस्ट एग्जांपल आपको हो तो सिलिकॉन से अच्छा क्या एग्जांपल होगा? सिलिकॉन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग करने लग जाते हैं सबके साथ, जैसे कार्बन में होता है, like this। एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कि एक सिलिकॉन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपने नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इस सेंटर वाले सिलिकॉन का एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सभी सिलिकॉन के साथ यही सिचुएशन है, कोई ना कोई किसी ना किसी से बॉन्ड फॉर्म करता जाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, बट सिलिकॉन उसके जस्ट नेक्स्ट है, उसमें भी ये प्रॉपर्टी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो कैटिनेशन सिग्निफिकेंट होता है इसके अंदर।
अब पॉइंट इज दिस कि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं है कोई भी, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कंडक्शन कैसे होगा, तो जब कंडक्ट ही नहीं करेगा तो उसकी जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी बहुत हाई होगी, क्योंकि जब मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फॉर्मूला कहता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/n e² tau। ये वाली वैल्यू सोच के देखो, अगर जीरो हो तो क्या होगा, कुछ भी अपॉन में जीरो इनफाइनाइट हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू ऑब्वियस है हाई होनी जरूरी होगी होगी। कंडक्टर में ऐसा हो नहीं सकता, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट होते हैं, जीरो होते ही नहीं है, तो कंडक्टर में इनफाइनाइट वाली सिचुएशन आती ही नहीं है। इसलिए कंडक्टर में आपको नजर आ रहा होगा जीरो टेम्परेचर पे, जीरो से मतलब जीरो केल्विन पे आपको नजर आ रहा होगा कि रेजिस्टिविटी है, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है मतलब फाइनाइट वैल्यू है, जीरो के पास ही है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात रिलैक्सेशन टाइम तो बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टकराने का टाइम। इलेक्ट्रॉन्स टकराने की सिचुएशन तब आएगी जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5-6 इलेक्ट्रॉन एक कमरे में घूम रहे हैं, नहीं होगा ना, इतने कम वॉल्यूम में, बहुत बहुत बड़े वॉल्यूम में बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टर एक सपोज करो यूनिवर्स है, जैसे हमारे लिए एक यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स में अगर मान लीजिए आप 4-5 लोग घूम रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में आप लोग टकरा जाओगे, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, जीरो ही ऑलमोस्ट। ऐसी ही बात यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि उसके लिए इतना पीस ऑफ कंडक्टर एक पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, जीरो ही प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट। समझ में आ गई मेरी बात? तो जब तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक वो टकराएंगे नहीं, और वो सिचुएशन यहाँ आ ही नहीं सकती, इसीलिए टकराने की बात तो मैं करूंगा ही नहीं अब, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम तक को तो एक दो टकरा भी गए मान लीजिए बाई चांस, उससे कोई फायदा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन होने जरूरी है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटने लगेंगे, ये बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, जब बॉन्ड्स टूटेंगे टेम्परेचर की वजह से, जब थर्मल एनर्जी मिलेगी तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से उनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ने लगेंगे, जब n बढ़ने लगेगा उससे रेजिस्टिविटी कम होने लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने लगेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उससे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम छोड़ दो सर, सॉरी, रेजिस्टिविटी कम होने लगेगी, रिलैक्सेशन टाइम की तो बात ही है। समझ में आई मेरी बात? तो उस पर तो जाना ही नहीं है हमें। क्लियर हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया कि फर्क कितना फर्क है दोनों में। लिखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं बोल देता हूँ, सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेन कर देते हैं। आप पहले नोट करना चाहते हो, पहले नोट कर दो इससे पहले वाला। कंडक्टर का भी एक्सप्लेनेशन मैं भी साइड में लिखा दूंगा नीचे। कंडक्टर वाला ग्राफ दो बार नहीं बनाया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, नीचे बन रखा है ना पहले से, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हटा दिया। इससे ऊपर कुछ था क्या? which increases the electron density, which increases the electron density, इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, hence resistivity decreases, resistivity और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए रिलैक्सेशन टाइम और यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ, और जब भी हम ये कह रहे हैं तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है, और हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कांस्टेंट है, क्योंकि उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, तो जो टाइम कोलिजन का रहेगा वो वही रहेगा ऑलमोस्ट।
ग्राफ जैसे हो गया, बस माइक्रोस्कोप भी पहुंच लो और कंडक्टिविटी हो गया। इसमें ना वो तो भी यदि किसी शादी करवाए है, बड़ा मतलब पैचअप करना है, इतने सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, एक कराने फर्स्ट पार्ट में जान निकलती है, ठीक है। चलो आगे। चलो इसका जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड, ये हो गया कंडक्टर, हो गया सेमीकंडक्टर, हो गया। अब एलॉय लिखो, एलॉय के लिए अगले पेज पे चलते हैं, थर्ड है बेटे एलॉय। एलॉय का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का ग्राफ सीधा आता है। रेजिस्टेंस का बनाने को आ जाए, एक ही बात है, सीधा आता है, ठीक है। रीजन स्वयं कंडक्टर वाला रीजन है, तो एक्सप्लेनेशन इतना लिख लो, सेम एज कंडक्टर। अगर मैं T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी नोट करूं, तो मान लो यहाँ रेजिस्टिविटी ρ1 है, यहाँ ρ2 है, और ग्राफ रेजिस्टिविटी को हमने प्लॉट किया हो, सेम ऐसे ही यहाँ रेजिस्टेंस इतना है, यहाँ रेजिस्टेंस इतना है, तो द एक्सप्लेनेशन इज ऑलमोस्ट सेम। इस वाले की बात कर रहा हूँ पहले, R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ρ2 इज इक्वल टू ρ1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेट लाइन है ना ये, स्ट्रेट लाइन हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c से बन जाती है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आप रो को या r को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। इसमें जो अल्फा है ना, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकता हूं इसको, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स है या फिर केल्विन इनवर्स है, टेम्परेचर इनवर्स यूनिट होगी। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया कंडक्टर वाली है, क्योंकि एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंडक्टर्स, जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। जो एलॉयज तो इंसुलेटर्स को मिला के और दूसरे मटेरियल्स को मिला के भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमें जो मटेरियल चाहिए वी यूज ओनली कंडक्टर्स। डन। here R2 is equal to R1 1 plus अल्फा डेल्टा टी, हमने ये फॉर्मूला बताया आपको। आप यहाँ से अल्फा निकाल लो, R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी आ जाएगा। R2 माइनस R1 को आप डेल्टा R भी लिख सकते हो, अपॉन में R1 डेल्टा टी आ जाएगा। ये भी ओम्स में, ये भी ओम्स में, तो यूनिट तो ओम्स आएगी नहीं, टेम्परेचर आ जाएगा आपका सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ जाता है इसकी बात। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अल्फा को डिफाइन करो, तो
तो अल्फा इज द रेशियो, आप चेक कर सकते हो अल्फा किसका रेशियो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो डेल्टा आर बाय आर वन अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हो इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस। डेल्टा आर अकेला लिखा होता है ना अगर, तो ये है चेंज इन रेजिस्टेंस। रिलेटिव वर्ड इसलिए बोला क्योंकि आर डेल्टा आर के नीचे भी आर वन है, तो रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस और नीचे है चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस में रिलेटिवली कितना चेंज हो रहा है ये आपका अल्फा दिखाता है। तो अल्फा क्या बताता है, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसीलिए केल्विन या सेल्सियस मैटर नहीं करता, क्योंकि चेंज आपको पता होगा क्लास 11 में भी बोला था कि टेम्परेचर चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है। अगर केल्विन में चेंज हुआ है तो वो भी 100 केल्विन ही आएगा, सेल्सियस में चेंज हुआ वो भी 100 सेल्सियस ही आएगा। अब वो समझ में आ गया कि 373 में से 273 माइनस करोगे तो भी 100 केल्विन ही आएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में से 0 डिग्री सेल्सियस माइनस करोगे, है ना, 373 100 ही होता है ना, और 273 0 सेल्सियस होता है। तो केल्विन में और सेल्सियस में, सॉरी केल्विन में कुछ नहीं लगाना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, डेल्टा टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए यूनिट मैटर ही नहीं करती इसकी। हाँ बस इनवर्स लिखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो आपके वो होते हैं मैंगनीज होते हैं या यूरेका होता है, ऐसे मटेरियल जिनसे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, हम बोलते हैं ना इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। इसको बदल के आप एक नया वर्ड भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ऐसे मटेरियल्स का जो अल्फा होता है वो काफी कम होता है। जिन मटेरियल्स का अल्फा काफी कम होता है उन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस ज्यादा बदलता नहीं है टेम्परेचर के साथ। अल्फा ही वो फिजिक्स की क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है, इससे पता चल जाता है कि उसका रेजिस्टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आप वहां पर जाके लिख दो ये मटेरियल्स स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसके बनाए जाते हैं, ऐसे दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो अल्फा लो होना चाहिए और रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। रेजिस्टिविटी अब हम जान चुके हैं, रेजिस्टिविटी रो होती है। कंडक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। आज मैंने न्यूमेरिकल टच नहीं किया, बस अभी सिर्फ तो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स सॉल्व कराऊंगा मैं, फिर मैं एक क्लास ही रखूंगा पूरी न्यूमेरिकल की इसकी, और नेक्स्ट इसकी न्यूमेरिकल क्लास ही है, मैं हाई नहीं रहा तो प्लीज हाथ ही लगाना नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या टॉपिक है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज सिग्मा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाती है। कौन किसका बज रहा है, तुम्हारा बज रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर टाउ बाय m आ जाएगा, क्योंकि हम सबने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये m अपॉन n स्क्वायर टाउ होता है, तो उल्टा करके लिख दिया तो आपकी कंडक्टिविटी आ गई। कंडक्टिविटी का यूनिट मैंने ऊपर लिख दिया है, डेफिनेशन क्लियर है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लेना, कंडक्टिविटी जो है देखो यहाँ पर n और e यहाँ से अलग कर लो, n अलग कर लो, e अलग कर लो, जो बच जाए वो लिख दो, एक e बच गया, एक टाउ बच गया, एक m बच गया, ये मोबिलिटी है। तो n e म्यू आ गया। हमें एक बात समझ में आ गई, जिस मटेरियल की मोबिलिटी ज्यादा होती है वो मटेरियल कंडक्ट भी ज्यादा करेगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो बिना फॉर्मूले के भी समझ में आता है कि ज्यादा कंडक्ट करेगा तभी तो मोबिलिटी ज्यादा होगी तभी तो कंडक्ट कर पाएगा। एक और भी रीजन है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होगी तो भी ज्यादा कंडक्ट करेगा, तो आपके पास दोनों रीजन समझ में आते हैं। तो कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है,
ये दो नए पैरामीटर्स तरह से आप लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, अगले पेज पे क्या होता है, यहाँ ये नोट करो, फिर अगले नेक्स्ट पेज पे देता हूँ। कंडक्टिविटी के बाद आता है अगला टॉपिक माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। इसको मैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी कहता हूँ। इसको माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी कहते हैं। आपको पता है जे किसके इक्वल होता है? एनी बी, वेक्टर में लिखा है। वे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है वेक्टर में? कितनी होती है? आप इस वैल्यू को इधर ले आइए, तो जे कितना आ जाएगा? वीडी की जगह पे माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ई बाई एम इंटू में टाउ। तो आपका जे कितना आ जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू में ई। इसमें मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि ये मेरे को पता है कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जे इक्वल टू कितना मिल गया? सिग्मा इंटू में ई मिल गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू रो इंटू जे भी लिख सकते हो, क्योंकि सिग्मा जब उल्टा हो जाएगा तो वर्स रो बन जाएगा। ये माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है, ये वाला ऊपर वाला नीचे वाला दोनों से कोई भी देख लो, बट ये हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए, इसका प्रूफ भी पता होना चाहिए और इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल इस पे आता है। ठीक है, एक टॉपिक और करा देता हूँ, फिर हम ना नेक्स्ट उसमें हम नई चीज सीखेंगे। वैसे तो ये हो गया है कंप्लीट, मेरे को कुछ लग नहीं रहा है, एक बार कंफर्म चेक कर लेता हूँ कुछ रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं तो स्क्रीन खोल रहा हूँ, बाकी बच्चे आप सारे चेक